का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जरा के हवाले से खबर यह है कि गांधी कुनबे से एसपीजी की सिक्योरिटी हटा लेगी सरकार। एसपीजी की जगह अब Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी गांधी कुनबे को। वजारत दाखिला की आला सती मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। एसपीजी की सिक्योरिटी अब तक पीएम के अलावा गांधी फैमिली को ही मिलती थी, तो अब गांधी कुनबे को एसपीजी की जगह Z सिक्योरिटी दी जाएगी। जरा के हवाले से ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वजारत दाखिला की एक अहम आला सती मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर जरा के हवाले से है कि गांधी कुनबे से एसपीजी की सिक्योरिटी हटा लेगी सरकार। एसपीजी की जगह अब Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी गांधी फैमिली को। वजारत दाखिला की आला सती मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। एसपीजी की सिक्योरिटी अब तक पीएम के अलावा गांधी फैमिली को ही मिलती थी। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मौजूद हैं इस खबर पर मजीद मालूमात लेकर। आसिफ, अभी तक पीएम के अलावा गांधी फैमिली को ही एसपीजी सिक्योरिटी मिला करती थी, लेकिन वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि अब गांधी कुनबे को एसपीजी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, Z+ सिक्योरिटी उन्हें दी जाएगी। इस फेर बदल का मकसद क्या है आसिफ, क्यों ये फैसला लिया वजारत दाखिला ने? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि साफ तौर पे स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होते थे एसपीजी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के बाद गांधी फैमिली को मिला हुआ था। और इसलिए क्या, क्योंकि थ्रेट था उनके ऊपर। आपको पता है कि गांधी परिवार के दो बड़े और पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई थी, जिसको लेकर पूरे परिवार की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान सरकार ने उठाई थी। और इसीलिए उनको हिंदुस्तान की सबसे बेहद अहम फोर्सेस मानी जाती है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो एसपीजी बोलते हैं, वो उसको मुहैया कराया गया था गांधी परिवार के लिए। लेकिन लगातार रिव्यू के बाद अब ये मानती है ये सरकार, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो लगातार बैठकें की हैं, लगातार रिव्यू किया, क्योंकि वो बार बार रिव्यू करते रहते हैं तमाम चीजों को जानकारियों के लिए। अभी जो उन्होंने रिव्यू किया उसके पीछे एक अहम जानकारी उनके हाथ में लगी और उसको ही इसका आधार बनाया है उन्होंने। मैं वो अहम जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा दूं कि मुमताज, कि 156 देशों की यात्रा की है गांधी फैमिली ने, और खासतौर पर राहुल गांधी ने, जिसमें से 143 देशों में ही 140 से ज्यादा देशों में एसपीजी प्रोटेक्शन वो लेकर नहीं गए हैं। मतलब साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि जब एसपीजी प्रोटेक्शन की आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो फिर आपको एसपीजी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसीलिए Z+ और सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्सेस उनके लिए उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड को हटाने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, वो केंद्र सरकार की तरफ से यही वजह सबसे बड़ी है कि आप जब विदेश जाते हैं दौरों में, तो आप एसपीजी को लेके नहीं जाते हैं। तो आप, अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती है, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसकी, और इसीलिए ये सुरक्षा हटा ली जाएगी। सबसे जो बड़ी एक अहम जानकारी और है मुमताज, कि अगर एसपीजी प्रोटेक्शन हटेगा तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपना मकान खाली करना पड़ेगा। जो इस वक्त 8 लोधी स्टेट में उनको मकान दिया गया है, वो इसलिए खाली करना पड़ेगा क्योंकि एसपीजी सुरक्षा के तहत ही वो घर उनको अलॉट किया गया था, जिसका रेंट वो देती थी। वो एसपीजी प्रोटेक्शन गार्ड के अंतर्गत वो आती थी, एसपीजी के साथ वो होती थी, उस प्रोटेक्शन एरियाज में होती थी, इसीलिए उनको वो घर भी, मकान भी दिया गया था। और अब वो मकान भी उनसे ले लिया जाएगा वापस। तो कहीं ना कहीं से आप देखिए, अब उनको Z+ और सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर दी जाएगी गांधी परिवार के पास, और एसपीजी वहां से हटा लिया जाएगा। तो इसके पीछे एक जो बड़ी वजह बताई है केंद्र सरकार ने, वो बड़ी वजह यही है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा में एसपीजी को लेकर नहीं जाते हैं। अभी हाल में आपको याद भी होगा कि अभी इसी विदेश यात्रा के तमाम जानकारियां देने पर एक बवाल मचा था। कुछ दिन पहले ही भाजपा के प्रवक्ता ने इस सवाल खड़ा किया था कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो एसपीजी क्यों नहीं लेके जाते हैं। आखिर एसपीजी के ले जाने से उनके रूटीन या उनके रूट का पता चलता हो, उनकी जानकारी मुहैया होती है कि आखिर वो कहाँ है, कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है। और वो नहीं लेके जाते हैं, इसका मतलब है कि उनको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो फिर एसपीजी वहां से आसिफ, बेहद अहम एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। आला सती मीटिंग थी जिसमें फैसला लिया गया है वजारत दाखिला की, और इस अहम फैसले के बाद क्या कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की जानिब से या गांधी कुनबे की जानिब से, किसी किस्म का कोई रद्द अमल अभी तक सामने आया? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी कई नेताओं से हमारी बात हुई, वो तमाम लोग इस पर मुखर हो रहे हैं, इस पर विरोध जता रहे हैं कि आखिर इस सरकार को इसकी जरूरत क्यों है। इसका मतलब है कि वो चाहती है, इन लोग गांधी परिवार के तमाम चीजों में हस्तक्षेप चाहती है, ऐसे लोगों को रखना चाहती है
जो इनको तमाम जानकारियां मुहैया करें। आप जासूसी कराना चाहते हैं गांधी परिवार के, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिनसे हमारी अभी फोन में बात हुई है। तो साफ तौर पे आप ये समझ लीजिए मुमताज कि इसका रिएक्शन जरूर होगा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पर मुखर होकर बात भी करेंगे। मुमताज। आशिफ, इससे पहले साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह से भी एसपीजी सिक्योरिटी हटाकर Z+ सिक्योरिटी उन्हें दी गई थी, तब भी काफी हार्श रिएक्शंस कांग्रेस पार्टी की जानिब से आए थे। लेकिन अब गांधी फैमिली से एसपीजी सिक्योरिटी हटाया जाना, चाहे बेशक लाख दलीलें हैं वजारत दाखिला के पास, जाहिर है कांग्रेस इस पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल जरूर देने वाली अभी आइंदा दिनों में। बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए साफ तौर पे है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो इसका रिएक्शन भी आना लाजमी है और रिएक्शन को ये बात सरकार, केंद्र सरकार भी समझ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस रिएक्शन कितने बड़े अंदाज में आता है, कितने छोटे तरीके से आता है, क्योंकि साफ तौर पे जिन नेताओं से हमारी बात हुई है वो तमाम लोग बहुत मुखर हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव जो उन लोगों ने अपनी बातों को रखा। उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि गांधी परिवार की आप जासूसी कराना चाहते हैं, उनके जान खतरे को समझते हुए आप उनकी सुरक्षा कम कर रहे हैं। ये तो कभी आज तक नहीं हुआ है और आपकी सरकार इस तरह की चीजें कर रही है, ये सरासर गलत है। जी आशिफ, अब इस फैसले के साथ ही वाहिद शख्स वजीर आजम है मुल्क के नरेंद्र मोदी, जिनके पास एसपीजी सिक्योरिटी है। अभी बाकी जो तमाम इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो तमाम अहम शख्सियात हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो इस फैसले के बाद तरह तरह के रद्द अमल आना भी लाजमी है। आशिफ, हम जानना चाहेंगे आपसे कि एसपीजी सिक्योरिटी और Z+ सिक्योरिटी में दरअसल बेसिक फर्क क्या है, कितना फर्क इन दोनों सिक्योरिटी निजाम में देखने को मिलता है? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक तो उसके फोर्सेस के जो बटालियंस के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पेशल ट्रेनिंग से आते हैं। एसपीजी के जो बंदे होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड कहे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे वाहिद फोर्सेस के तौर पे मानी जाती है एसपीजी, और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत डिफरेंट तरीके से होती है, बहुत स्पेशल होती है। उनको तमाम बातों की जानकारियां होती हैं, वो एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेशन पावर जो है उसको शेयर करते हैं। साफ तौर पर केंद्र सरकार और तमाम जो आला अधिकारी होते हैं उनकी जानकारी में होती है ये सारी चीजें। और जहां तक Z+ की बात हो, Z+ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक या दो लोगों को, बल्कि कई सारे लोगों को है। उसमें लंबी फहरिस्त है। राजनाथ सिंह को भी Z+ है। आप समझ सकते हैं मनमोहन सिंह को अभी हाल में जो Z+ मिला है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, और अब गांधी परिवार को भी Z+ दिया जाएगा। Z+ में भी एक ऑरा होता है, उनके साथ 2 बटालियन से लोग होते हैं, 7 जवान के आगे पीछे होते हैं। उसमें जो Z होता है उसका मतलब होता है कि 4 आगे, 2 बीच में और फिर 4 पीछे, ऐसी सिक्योरिटी होती है कि Z वो समझ में आए। और Z+ इसीलिए होता है कि जो प्रोटेक्टिव जो लोग होते हैं जिनके लिए Z+ होता है, उनके आगे पीछे और चारों तरफ से ऐसी गार्ड होती है जो Z में नजर आए। और इसीलिए इस फोर्सेस को भी हिंदुस्तान का ताकतवर और बड़ा फोर्सेस माना जाता है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा सीआरपीएफ प्रोटेक्शन भी मिल रहा है इनको। तो ये कहीं ना कहीं से सरकार के पास एक्सक्यूज देने के लिए है कि हमने उनकी सुरक्षा जरूर कम की है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा को समझते हुए उनको Z+ और सीआरपीएफ दे रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से ये सवाल जरूर खड़ा किया जाएगा कि आखिर एसपीजी हटाने की नौबत ही क्यों आई, या जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? जी बिल्कुल, और उसके लिए वजारत दाखिला की अपनी दलीलें। आसिफ की लंबे वक्त से कोई धमकी नहीं मिली गांधी कुनबे को, इस तरह के इम्कान नहीं थे कि कोई हमला अटैक उन पर होगा। बहरहाल कांग्रेस ने इसे एक साजिश बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बदले के जज्बे से ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आशिफ आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अहम खबर एक ये है कि पाकिस्तान करतारपुर पर रोजाना नई चाल चल रहा है। सोचिए, आज 8 नवंबर बीतने को है, 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह होना है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले अकीदतमंदों के पासपोर्ट को लेकर नई चाल चल रहा है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की एक चाल को एक्सपोज कर दिया है। मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े और मदीना जा नहीं सकते। करतारपुर पर पाकिस्तान की कितनी साजिशें। बाजवा ने इमरान को बताया कौन है बॉस। इससे पहले आप ये समझें कि करतारपुर पर पाकिस्तान किस तरह के हालात पैदा कर रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान की फौज ने कैसे इमरान खान को हैसियत दिखाई।
इमरान खान ने 1 नवंबर को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने हिंदुस्तान से आने वाले सिख ज़ायरीन के लिए 2 शर्तों को माफ़ कर दिया है। उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा और उन्हें 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान पासपोर्ट वाली बात से पलट गया है, जिसके मायने बहुत साफ हैं। पाकिस्तान करतारपुर पर शक व शुबह फैलाना चाहता है। पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान का कद और छोटा कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बता दिया कि करतारपुर पर जो समझौता तय हुआ था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हैं। कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है। करतारपुर समझौते की 10 शर्तें क्या हैं, ये भी देखिए। सिख ज़ायरीन के लिए पासपोर्ट रखना लाजमी होगा। करतारपुर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। बैरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को OCI कार्ड रखना होगा। ज़ायरीन जिस दिन करतारपुर जाएंगे उसी दिन उन्हें लौटना भी होगा। कुछ खास दिनों को छोड़कर साल भर करतारपुर खुला रहेगा। हिंदुस्तान 10 दिन पहले ज़ायरीनों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपेगा। पाकिस्तान 4 दिन पहले ज़ायरीनों के नाम की मंजूरी देगा। एक दिन में 5000 ज़ायरीन करतारपुर साहिब जा पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही ज़ायरीन ज़ियारत कर पाएंगे। ज़ायरीन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन साथ रखना होगा। जी मीडिया के सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान को ये भी बता दिया कि करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो जाएगी। बात तभी होगी जब पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करेगा। जो शांति का जो रास्ता है वो उसके लिए प्री कंडीशन करतारपुर कॉरिडोर है। ये शुरू से हमने ये कहा है कि ये एक मैटर ऑफ फेथ है। हमारा पाकिस्तान से डिमांड जो रहा है वो बहुत ही क्लियर है। हमने उस डिमांड में कभी नहीं कहा है कि। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी और अहम खबर है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस मुलाकात के लिए कयास आराइया ये है कि देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा उन्हें आज सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि आने वाले रोज को यानी कि 9 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली तहलील हो जाएगी और उससे पहले आज देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप सकते हैं। मुलाकात करने पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से और बहुत मुमकिन है कि इस मुलाकात के दौरान देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप सकते हैं। हालांकि कल मुद्दत-ए-कार पूरी हो रही है। 9 नवंबर को मौजूदा सरकार की असेंबली तहलील हो जाएगी। इसके बाद उससे पहले ही आज अखलाकी बुनियाद पर देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप सकते हैं। मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस गवर्नर से और बहुत मुमकिन है कि अपना इस्तीफा उन्हें सौंप देंगे। इस सब के बीच अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शिवसेना बाजिद है, बीजेपी अपनी बात पर अड़ी हुई है और एनसीपी और कांग्रेस ने भी कुछ कोशिशें की है इस बीच कि किसी तरह से हुकूमत साजी में हिस्सेदारी की जाए, लेकिन फिलहाल कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए जबकि नताइज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के 9 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली भी तहलील हो जाएगी और उससे पहले आज अखलाकी बुनियाद पर अपना इस्तीफा दे सकते हैं वजीर आला देवेंद्र फडणवीस। खबर यह है बड़ी कि गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस और इस बात के मजबूत इम्कान है कि अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप सकते हैं। हालांकि सरकार को लेकर कोई तस्वीर अभी तक महाराष्ट्र में साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अपना इस्तीफा आज सौंप सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और बहुत मुमकिन है कि थोड़ी देर में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा दे देंगे महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस। 9 नवंबर को असेंबली तहलील हो जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, हुकूमत को लेकर कोई तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। शिवसेना अपनी जिद से हटने के लिए तैयार नहीं है। सीएम मोदी को लेकर अड़ी हुई है शिवसेना जिद पर और बीजेपी की अपनी
कोशिशें हैं कि इस इत्तेहाद को किस तरह निभाया जाए। और दूसरी जानिब एक अहम खबर यह है कि संजय राउत पहुंचे एनसीपी सदर शरद पवार से मुलाकात के लिए। तो हुकूमत साजी को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में हालात कोई भी करवट ले सकते हैं, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर के पास, और दूसरी जानिब संजय राउत शिवसेना लीडर पहुंचे हैं एनसीपी सदर शरद पवार से मुलाकात के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसीपी और शिवसेना के लीडरान की मुलाकात आपस में हो चुकी है। संजय राउत ने कई सख्त बातें भी बीजेपी के खिलाफ कही हैं इससे पहले, और सियासी माहिरीन का मानना था कि ये तमाम जो कवायद है शिवसेना की वो बीजेपी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स की है, अपनी शर्तें मनवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। बहरहाल हुकूमत साजी को लेकर काविशें तेज हैं रियासत में, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से सरकार बनती है महाराष्ट्र में। तो दो अहम खबर आपको साथ साथ हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। बहुत मुमकिन है कि आज सीएम ओहदे से अपना इस्तीफा सौंप देंगे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। दूसरी जानिब शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत पहुंचे हैं एनसीपी सदर शरद पवार से मुलाकात के लिए। हालांकि इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के अवाम ने उन्हें मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए दिया है, तो लिहाजा वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन क्योंकि ये सियासत है, यहाँ कुछ भी तय नहीं होता। आने वाला वक्त, आने वाले लम्हे सब कुछ तय करते हैं। बहुत अनसर्टेन सियासी गेम होता है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी परमानेंट किसी का दोस्त या दुश्मन सियासत में नहीं होता। हम भागेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश हमेशा मुझे याद आता है, और हम लड़ने वाले लोग नहीं, हम जहाँ है महाराष्ट्र में हम खड़े हैं। ये महाराष्ट्र हमारा है। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बाला साहब ठाकरे जी तक हमने हमेशा महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, और हम अपने जगह पे मजबूती से खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ एक और अहम खबर पर बने हुए हैं। आशिफ, बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि गवर्नर से मुलाकात के लिए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि 9 नवंबर को असेंबली तहलील हो जाएगी, तो अखलाकी बुनियाद पर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है आशिफ, जो एक दूसरे को काउंटर कर रही है, कि संजय राउत शिवसेना के सीनियर लीडर एनसीपी सदर शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है आशिफ? कितना दिलचस्प सामने मंजर आपको नजर आता है सरकार बनाने के लिए जो कोशिशें इधर उधर हो रही है महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल मुमताज, सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त तमाम देश की निगाहें जो है वो महाराष्ट्र की तरफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद 24 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। सरकार बनाने की तमाम जद्दोजहद कायम है। चाहे वो अगर आप बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी लगातार सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक जीत कर ले आई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उससे वो कम है। दूसरी तरफ शिवसेना जो कि साथ में लड़कर जो दूसरे नंबर की पार्टी थी, जो लगातार लड़ी थी, उनके साथ बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसके जो अंक गणित है वो सरकार बनाने की तरफ नहीं है। लेकिन सरकार बनाने की किसकी भूमिका होगी वो जरूर शिवसेना तय कर रही है, और शिवसेना के ही तमाम जो आप कह लीजिए कि उनके ही कदम ने ही इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं से ये दिक्कतें पैदा की हैं कि आखिर सरकार किसकी बने और किसकी नहीं बने। क्योंकि बीजेपी इस बात को मान के बहुत कॉन्फिडेंट थी कि सरकार वही बनाएगी, और बीजेपी शिवसेना के जो गठबंधन था वही सरकार में दोबारा लौट के भी आया था। लेकिन शिवसेना इस जिद पे अड़ी हुई है कि पहले उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके बाद बीजेपी अपने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए, और उसकी वो चाहते हैं कि
गारंटी के तौर पे होम मिनिस्टर अमित शाह या फिर पीएम नरेंद्र मोदी उनको एश्योर करें। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस मिलके भी सरकार नहीं बना सकती है। वो अगर चाहे तो सरकार जरूर बनवा सकती है, वो भी शिवसेना की। तो ये तमाम कवायदे जो चल रही हैं वो सरकार बनाने और बनवाने की है। एनसीपी से मिलने ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार संजय राउत पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने, और शरद पवार एक ही बात बार बार कह रहे हैं। खास तौर पे अगर आप 24 से 48 घंटे की बात कर लें तो लगातार शरद पवार कह रहे हैं कि हमें जो सरकार, जो लोगों ने हमें मत दिया है, वो मत दिया है विपक्ष में बैठने के लिए। हम और कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं राज्यपाल कोश्यारी से मिलने, तो ये बात जरूर है कि वो ये बात तो इस्तीफा जरूर सौंपेंगे, लेकिन साथ ही वो सरकार बनाने की अपनी तमाम कवायदों और कोशिशों को भी राज्यपाल को अवगत कराएंगे। अगर 9 तारीख तक सरकार नहीं बन पाती है किसी की भी, तो फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की गुंजाइश बन जाएगी। जिसको देखते हुए आज जो मुलाकात है देवेंद्र फडणवीस की भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से, वो काफी अहम है। दूसरी तरफ संजय राउत जब अगर पहुंचे हैं, क्योंकि बार बार शरद पवार ये चाहते हैं कि शिवसेना ये एश्योरिटी दे उनको कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है या बीजेपी आसिफ इस बीच किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। आखिरकार हर किसी को कुर्सी तक पहुंचना होता है, इक्तदार तक पहुंचना होता है, और किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है सियासत में, कम से कम। और जिस तरह से शिवसेना लगातार बात कर रही है आसिफ इस पूरे मामले में, इस पूरे सूरत हाल में, क्या ये कॉन्फिडेंस है शिवसेना का, या शिवसेना को लगता है कि वो अगर एनसीपी को कन्विंस करेंगे या कांग्रेस की अगर बाहर से भी मात लेनी पड़ी तो वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, इसलिए वो इस तरह की शर्तों पर लगातार अड़ी हुई है बीजेपी से, या आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? देखिए मुमताज, साफ तौर पे है कि जैसा बात आपने जो पहले कही उस बात को और आगे बढ़ा देता हूं कि दोस्त, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई सगा होता है, ना कोई विरोधी होता है। इसके 2-3 बड़े एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। खास तौर पे लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती एक बार देखी गई है, एक बार दुश्मनी देखी गई थी लगातार। उसके अलावा मायावती और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती देखी गई, और अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में देखने को मिला जब मनोहर लाल खट्टर के साथ दुष्यंत चौटाला चले गए सरकार बनाने। तो इसलिए बिल्कुल आपने साफ कहा कि कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये कहना बहुत लाजमी है। साफ तौर पे महाराष्ट्र में भी यही सीन देखने को मिल रहा है कि कल तक जो शिवसेना पानी पी पी के एनसीपी को कोसते नजर आ रही थी, एनसीपी को तमाम भले बुरे बातें कह रही थी, और जो कांग्रेस एनसीपी को देखना तक नहीं मांगती थी, जो शिवसेना को देखना तक नहीं मांगती थी, वो साथ में मिलकर सरकार बनाने की कवायदे भी शुरू कर सकते हैं। एनसीपी जो साफ तौर पे कांग्रेस से हटकर अलग पार्टी बनाई है जिसने, वो पार्टी आज के डेट में चाहती है कि अगर एक कोई गुंजाइश बने तो वो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को भी अपने तरीके तैयार कर ले। उसके लिए अभी ठीक 72 घंटे पहले शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात भी दिल्ली में हो चुकी है। तो आप साफ तौर पे समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन वो दिल्ली के रास्ते बनेगी कि आखिर तय क्या होना है। शरद पवार को अगर सरकार बनाने की कवायद करनी पड़ेगी तो 48 से 72 घंटे के अंदर तमाम चीजों को आपको मुहर लगा 48 घंटे माफ कीजिए 48 घंटे में आपको मुहर लगानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको दिल्ली जरूर आना पड़ेगा सोनिया गांधी से मिलने। अगर शिवसेना बीजेपी को भी बात बनती है तो बीजेपी की हामी भराने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो आप साफ तौर पे समझिए कि तमाम चीजें जो है उसका रूट दिल्ली से है, और ये कहीं ना कहीं से शिवसेना की ये तमाम कह लीजिए जिद कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि वो अपने आप को इस तरीके से आप मापने लगे हैं कि उनके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं से राजनीति में वक्त का तकाजा होता है। आज वक्त शिवसेना के साथ नजर आता है, इसलिए कि वो अगर चाहे तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना सकती है। वो सरकार कितनी स्टेबल होगी ये कहना बिल्कुल लाजमी है कि गठबंधन की सरकार कितनी लंबी चलती है सबको पता है, वो भी तब जब गठबंधन के तमाम पार्टनर एक दूसरे को पहले पसंद न करते हों। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन सकती है, लेकिन वो तब जब शिवसेना तैयार हो। मुमताज जी, ठीक कहा आसिफ आपने, और इस बीच किसी भी सूरत हाल से इनकार नहीं किया जा सकता। आसिफ, क्या आपको लगता है कि एनसीपी बहुत संजीदगी से इस बारे में सोच रही होगी, अगर एनसीपी शिवसेना के साथ चली जाए, कांग्रेस को भी मना ले कि वो बाहर से कम हिमायत दे दे, तो शिवसेना पूरे संजीदा मूड में कि सरकार बना ले बीजेपी से अलग, इत्तेहाद से अलग। बड़ी खबर इस वक्त आसिफ हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला ने अपना इस्तीफा तो अब दिया है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 नवंबर को असेंबली तहलील हो जाएगी महाराष्ट्र में,
और आखिरकार इस्तीफा अपना सौंप दिया है। आसिफ, अभी हम यही बात कर रहे थे चंद लम्हे पहले कि अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी को देवेंद्र फडणवीस। आसिफ, अब क्या लग रहा है आपको, किस तरह के इम्कान आपको नजर आ रहे हैं? क्या होगा महाराष्ट्र में अभी, क्योंकि बहुत कम वक्त है, एक तरह की डेडलाइन है सामने, अदरवाइज सदर राज नाफिज करने के अलावा कोई सूरत नहीं होगी कि फिर क्या किया जाए महाराष्ट्र में।